अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम CS 101 का मॉड्यूल 146 से 150 स्टडी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम वेब वर्कर्स की एक इम्पॉर्टेंट लिमिटेशन डिस्कस करते हैं। पिछले मॉड्यूल में हमने वेब वर्कर्स सीखे थे, लेकिन एक बात याद रखनी ज़रूरी है। वेब वर्कर्स को डॉम का एक्सेस नहीं होता। इसका मतलब ये है कि कुछ जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट्स हैं जो वर्कर्स के अंदर अवेलेबल नहीं होते। इस चेकलिस्ट में देखो, पहला है विंडो ऑब्जेक्ट, ये एक्सेसिबल नहीं है। दूसरा है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट, ये भी वर्कर्स में यूज़ नहीं हो सकता। और तीसरा है पेरेंट ऑब्जेक्ट, ये भी रिस्ट्रिक्टेड है। तो याद रखें, वेब वर्कर्स सिर्फ बैकग्राउंड प्रोसेसिंग के लिए है, डॉम मैनिपुलेशन के लिए नहीं। अब अगली टॉपिक की तरफ चलते हैं। HTML5 सर्वर सेंट इवेंट्स, जिसे शॉर्ट में SSE कहते हैं। अब ये समझा कि SSE क्या चीज़ है। SSE एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसमें वेब पेज को ऑटोमेटिकली सर्वर से अपडेट्स मिलते रहते हैं। इस डायग्राम में देखो, एक तरफ सर्वर है और दूसरी तरफ क्लाइंट यानी हमारा ब्राउज़र। पहले क्या होता था, क्लाइंट को बार बार सर्वर से पूछना पड़ता था कि कोई नया डेटा है या नहीं। ये मैन्युअली चेक करना पड़ता था। लेकिन SSE के साथ ये प्रोसेस ऑटोमेटिक हो जाता है। सर्वर खुद अपडेट्स भेजता है क्लाइंट को। और एक इम्पॉर्टेंट बात, ये वन वे मैसेजिंग है, मतलब सिर्फ सर्वर से क्लाइंट की तरफ डेटा जाता है, क्लाइंट से सर्वर की तरफ नहीं। तो इसका कोर कॉन्सेप्ट ये है कि सर्वर पुशेस डेटा टू द क्लाइंट ऑटोमेटिकली विदाउट द क्लाइंट आस्किंग अगेन एंड अगेन। अब देखते हैं कि क्लाइंट साइड पे SSE कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। इस कोड एग्जाम्पल को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहली लाइन है var source इज इक्वल टू न्यू इवेंट सोर्स SSE.php। यहाँ हम एक नया इवेंट सोर्स ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं और इसमें हम एक URL पास करते हैं SSE.php। ये वो सर्वर फाइल है जो अपडेट्स भेजेगी। इसके बाद आता है source.onMessage। ये एक इवेंट हैंडलर है। जब भी सर्वर से कोई नया मैसेज आता है, ये फंक्शन ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। अब फंक्शन के अंदर क्या हो रहा है, पहले हम document.getElementById से रिजल्ट वाला एलिमेंट सिलेक्ट करते हैं। फिर उस एलिमेंट के इनर HTML में हम event.data ऐड कर देते हैं। जो भी डेटा सर्वर ने भेजा है वो यहाँ डिस्प्ले हो जाता है और साथ में एक लाइन ब्रेक भी ऐड हो रहा है ताकि हर अपडेट नई लाइन पे आए। तो ये पूरा फ्लो है, इवेंट सोर्स बनाओ, ऑन मैसेज हैंडल करो और डेटा डिस्प्ले करो। अब ये समझना ज़रूरी है कि हर ब्राउज़र SSE सपोर्ट नहीं करता, तो पहले चेक करना चाहिए कि ब्राउज़र में SSE अवेलेबल है या नहीं। इस कोड एग्जाम्पल को देखो, हम टाइप ऑफ इवेंट सोर्स यूज़ करते हैं। अगर ये अनडिफाइंड के इक्वल नहीं है, मतलब SSE सपोर्ट है, तो हम अपना SSE कोड चलाएंगे। लेकिन अगर टाइप ऑफ अनडिफाइंड रिटर्न करे, तो इसका मतलब ब्राउज़र SSE सपोर्ट नहीं करता, और उस केस में हम यूज़र को इन्फॉर्म कर सकते हैं या कोई ऑल्टरनेटिव अप्रोच यूज़ कर सकते हैं। ये एक सिंपल लेकिन इम्पॉर्टेंट चेक है जो हमेशा करना चाहिए बिफोर इम्प्लीमेंटिंग SSE। अब देखते हैं सर्वर साइड पे SSE कैसे काम करता है। इसके लिए हम PHP का एग्जाम्पल देखेंगे। इस कोड एग्जाम्पल को लाइन बाय लाइन समझते हैं। सबसे पहली लाइन है हेडर फंक्शन। हेडर कंटेंट टाइप टेक्स्ट डैश इवेंट स्ट्रीम। ये सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है। हम सर्वर को बता रहे हैं कि ये रिस्पॉन्स एक इवेंट स्ट्रीम है, नॉर्मल HTML पेज नहीं। कंटेंट टाइप हेडर सेट करना ज़रूरी है, टेक्स्ट डैश इवेंट स्ट्रीम पे। इसके बाद दूसरी हेडर लाइन है हेडर कैश कंट्रोल नो कैश। ये स्पेसिफाई करता है कि ब्राउज़र इस रिस्पॉन्स को कैश नहीं करेगा, हमेशा फ्रेश डेटा मिलेगा। फिर हम $टाइम वेरिएबल में करंट सर्वर टाइम स्टोर करते हैं date_r फंक्शन से। अब आता है एको स्टेटमेंट। एको डेटा द सर्वर टाइम इज $टाइम न्यू लाइन। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट रूल है, जब भी SSE में डेटा भेजते हैं हमेशा डेटा से स्टार्ट करना पड़ता है। ये SSE का रिक्वायर्ड फॉर्मेट है और एंड में 2 न्यू लाइन ज़रूरी हैं। लास्ट में फ्लश कॉल होता है। ये आउटपुट डेटा को इमीडिएटली क्लाइंट के पास वापस भेज देता है बिना बफर में होल्ड किए। तो ये पूरा सर्वर साइड फ्लो है। हेडर सेट करो, डेटा फॉर्मेट करो डेटा के साथ और फ्लश करो। अब इवेंट सोर्स ऑब्जेक्ट के साथ और कौन से इवेंट्स अवेलेबल हैं, ये भी जान लेते हैं। इस टेबल में 3 इवेंट्स हैं। पहला इवेंट है ऑन ओपन। ये तब फायर होता है जब सर्वर के साथ कनेक्शन सक्सेसफुली ओपन हो जाता है। दूसरा इवेंट है ऑन मैसेज। ये हमने अभी देखा, जब भी सर्वर से कोई नया मैसेज रिसीव होता है ये ट्रिगर होता है। और तीसरा इवेंट है ऑन एरर। ये तब फायर होता है जब कोई एरर अकर हो जाए, जैसे कनेक्शन टूट जाए या सर्वर से रिस्पॉन्स ना आए। इन तीनों इवेंट्स को प्रॉपर्ली हैंडल करना चाहिए ताकि आपकी एप्लीकेशन रोबस्ट रहे। अब हम एक बिल्कुल नए टॉपिक की तरफ मूव करते हैं, CSS3। CSS3 क्या है? ये CSS का लेटेस्ट स्टैंडर्ड है।
अब CSS3 की सबसे खास बात ये है कि इसे मॉड्यूल्स में डिवाइड किया गया है। ये समझो, पुरानी CSS स्पेसिफिकेशन को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ दिया गया और हर हिस्सा एक मॉड्यूल बन गया, और साथ ही साथ नए मॉड्यूल्स भी ऐड किए गए हैं। और ये बैकवर्ड कंपैटिबल है, मतलब जो पहले का CSS कोड था वो भी काम करता रहेगा। अब इन कार्ड्स में कुछ इंपॉर्टेंट CSS3 मॉड्यूल्स देखो। पहला है सिलेक्टर्स, दूसरा है बॉक्स मॉडल, तीसरा है बैकग्राउंड्स एंड बॉर्डर्स, फिर है इमेज वैल्यूज एंड रिप्लेस्ड कंटेंट, इसके बाद है टेक्स्ट इफेक्ट्स, फिर 2D 3D ट्रांसफॉर्मेशंस, फिर एनिमेशंस, फिर मल्टीपल कॉलम लेआउट और लास्ट में यूजर इंटरफेस। और खुशी की बात यह है कि मॉडर्न ब्राउजर्स में CSS3 की ज़्यादातर प्रॉपर्टीज़ ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड है, तो CSS3 बेसिकली CSS का एडवांस्ड और मॉड्यूलर वर्जन है। अब CSS3 की पहली इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी देखते हैं, बॉर्डर रेडियस। ये प्रॉपर्टी आपको किसी भी HTML एलिमेंट को राउंडेड कॉर्नर्स देने की पावर देती है। पहले राउंडेड कॉर्नर्स बनाने के लिए इमेजेस यूज़ करनी पड़ती थीं, लेकिन अब सिर्फ एक CSS प्रॉपर्टी से काम हो जाता है। इस कोड एग्जाम्पल को देखो, हमने एक एलिमेंट बनाया है जिसका ID है rCorners। इसमें बॉर्डर रेडियस सेट किया है 25 पिक्सेल्स। इसका मतलब क्या है? हर कॉर्नर पे 25 पिक्सेल्स का कर्व आ जाएगा। साथ में बैकग्राउंड ब्राउन सेट है, पैडिंग 20 पिक्सेल्स है, विड्थ 200 पिक्सेल्स है और हाइट 150 पिक्सेल्स है। सिर्फ बॉर्डर रेडियस 25 पिक्सेल्स लिखने से चारों कॉर्नर्स राउंड हो जाते हैं। कितना सिंपल है ना? अब ये समझो कि बॉर्डर रेडियस में आप हर कॉर्नर को अलग अलग कंट्रोल भी कर सकते हो। ये बहुत पावरफुल फीचर है। इस डायग्राम में स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। अगर आप 4 वैल्यूज़ देते हो, जैसे बॉर्डर रेडियस 15px, 50px, 30px, 5px, तो पहली वैल्यू टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे लगती है, दूसरी वैल्यू टॉप राइट पे, तीसरी वैल्यू बॉटम राइट पे और चौथी वैल्यू बॉटम लेफ्ट कॉर्नर पे, यानी क्लॉकवाइज ऑर्डर में वैल्यूज़ अप्लाई होती हैं। अब अगर आप 3 वैल्यूज़ दो, जैसे बॉर्डर रेडियस 15px, 50px, 30px, तो पहली वैल्यू टॉप लेफ्ट पे लगती है, दूसरी वैल्यू टॉप राइट और बॉटम लेफ्ट दोनों पे लगती है और तीसरी वैल्यू बॉटम राइट पे लगती है। और अगर सिर्फ 2 वैल्यूज़ दो, जैसे बॉर्डर रेडियस 15px, 50px, तो पहली वैल्यू टॉप लेफ्ट और बॉटम राइट पे लगती है और दूसरी वैल्यू टॉप राइट और बॉटम लेफ्ट पे लगती है, यानी ऑपोजिट कॉर्नर्स एक साथ सेट होते हैं। तो इस डायग्राम से क्लियरली समझ आ गया कि वैल्यूज़ का पैटर्न क्लॉकवाइज चलता है और शॉर्ट हैंड में ऑपोजिट कॉर्नर्स शेयर करते हैं। अब चलते हैं एक और इंटरेस्टिंग CSS3 प्रॉपर्टी की तरफ, बॉर्डर इमेज। ये प्रॉपर्टी आपको अलाउ करती है कि आप एलिमेंट के बॉर्डर के लिए एक इमेज यूज़ कर सको, नॉर्मल सॉलिड बॉर्डर की जगह। अब इस डायग्राम में समझते हैं कि बॉर्डर इमेज प्रॉपर्टी के 3 मेन पार्ट्स हैं। पहला पार्ट है कौन सी इमेज यूज़ करनी है बॉर्डर के लिए, दूसरा पार्ट है इमेज को कहाँ से स्लाइस करना है, यानी कैसे कट करना है, और तीसरा पार्ट है मिडिल सेक्शंस को रिपीट करना है या स्ट्रेच करना है। अब ये समझो कि बॉर्डर इमेज इंटरनली क्या करता है। ये आपकी इमेज को 9 सेक्शंस में डिवाइड करता है, बिल्कुल टिक टैक टो बोर्ड की तरह। चारों कॉर्नर्स की पीसेस चारों कॉर्नर्स में प्लेस हो जाती हैं और जो बीच के सेक्शंस हैं वो आपकी स्पेसिफिकेशन के मुताबिक या तो रिपीट होते हैं या स्ट्रेच होते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट बात याद रखें, बॉर्डर इमेज काम करने के लिए एलिमेंट पे बॉर्डर प्रॉपर्टी भी सेट होनी चाहिए। बिना बॉर्डर सेट किए बॉर्डर इमेज काम नहीं करेगा। अब देखते हैं बॉर्डर इमेज में राउंड और स्ट्रेच कीवर्ड का क्या फ़र्क है। इस कंपैरिजन टेबल में दोनों को समझते हैं। पहले राउंड कीवर्ड का कोड एग्जाम्पल देखो। बॉर्डर इमेज URL border.png 30 राउंड। जब हम राउंड यूज़ करते हैं तो इमेज के मिडिल सेक्शंस रिपीट होते हैं, यानी वो पैटर्न बार बार दोहराया जाता है ताकि बॉर्डर फिल हो जाए। ये एक टाइल्ड इफेक्ट देता है। अब स्ट्रेच कीवर्ड का कोड देखो। बॉर्डर इमेज URL border.png 30 स्ट्रेच। जब हम स्ट्रेच यूज़ करते हैं तो मिडिल सेक्शंस को खींच के पूरा बॉर्डर कवर कर लिया जाता है। ये एक स्मूथ स्ट्रेच इफेक्ट देता है। दोनों में बॉर्डर प्रॉपर्टी भी सेट है। बॉर्डर 10 पिक्सल सॉलिड ट्रांसपेरेंट और पैडिंग 15 पिक्सेल्स है। फ़र्क सिर्फ ये है कि राउंड में पैटर्न रिपीट होता है और स्ट्रेच में इमेज को स्ट्रेच कर दिया जाता है। आपकी डिज़ाइन रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप चूज़ कर सकते हो। अब ये भी जान लो कि स्लाइस वैल्यू बदलने से बॉर्डर का लुक बिल्कुल चेंज हो जाता है। इन कार्ड्स में 3 डिफरेंट एग्जाम्पल्स देखो। पहला एग्जाम्पल है बॉर्डर इमेज इक्वल्स URL border.png 50 राउंड। यहाँ स्लाइस वैल्यू 50 है, तो इमेज का ज़्यादा बड़ा पोर्शन स्लाइस हो रहा है और बॉर्डर डिफरेंट दिखता है। दूसरा एग्जाम्पल है
border image equals URL border.png 20% round। यहाँ परसेंटेज यूज हो रही है 20%, तो इमेज का छोटा हिस्सा स्लाइस होता है। और तीसरा एग्जाम्पल है border image equals URL border.png 30% राउंड। यहाँ 30% स्लाइस हो रहा है। हर एग्जाम्पल में बॉर्डर का विजुअल अपीयरेंस अलग है, सिर्फ स्लाइस वैल्यू की वजह से। तो याद रखें, स्लाइस वैल्यू एक्सपेरिमेंट करके आप अपने डिज़ाइन के मुताबिक बेस्ट लुक चूज कर सकते हो। चलिए आज की लेक्चर का क्विक रिकैप करते हैं। इस चेकलिस्ट में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखो। पहला पॉइंट, वेब वर्कर्स को डॉम एक्सेस नहीं होता, विंडो, डॉक्यूमेंट और पेरेंट ऑब्जेक्ट्स रिस्ट्रिक्टेड है। दूसरा पॉइंट, HTML5 SSE एक वन वे मैसेजिंग सिस्टम है जिसमें सर्वर ऑटोमेटिकली क्लाइंट को अपडेट्स भेजता है। इवेंट सोर्स ऑब्जेक्ट यूज होता है क्लाइंट साइड पे और सर्वर साइड पे कंटेंट टाइप text-event स्ट्रीम सेट करना पड़ता है। तीसरा पॉइंट, CSS3 एक मॉड्यूलर स्टैंडर्ड है जो CSS2 को एक्सटेंड करता है विद बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी। चौथा पॉइंट, बॉर्डर रेडियस प्रॉपर्टी से राउंडेड कॉर्नर्स बनते हैं और हर कॉर्नर इंडिविजुअली कंट्रोल हो सकता है। और पांचवा पॉइंट, बॉर्डर इमेज प्रॉपर्टी से इमेज को बॉर्डर में यूज कर सकते हैं विद राउंड या स्ट्रेच ऑप्शंस और डिफरेंट स्लाइस वैल्यूज। तो स्टूडेंट्स, आज के मॉड्यूल में हमने काफ़ी यूजफुल कॉन्सेप्ट्स कवर किए। प्रैक्टिस जरूर करें SSE और CSS3 प्रॉपर्टीज़ को। अल्लाह हाफिज़।